ब्रेक के बाद आपसे भी एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। लगातार मुख्तलिफ कैंडिडेट से हम बातचीत कर रहे हैं। जो भी यहाँ से नॉमिनेट किया हुआ है उन्होंने अभी तक उसका बात नहीं छेड़ा। हमारे पास है, एमपी साहब हमारे पास है, तो 100% ये पब्लिक को आश्वासन दे सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो काफ़ी मतलब काम ठीक से नहीं हो पाया। तो उसके बाद बीजेपी पार्टी 5 ही साल हुआ है। तो ये कमांड एरिया का जो अभी यहाँ पे इश्यूज हुआ है, इसी कांग्रेस पार्टी ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड के छुशोत गुंगमा और योगमा को हैंड ओवर किया है। इस बेस पे करना वो हम भी करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा या तो कांग्रेस की भी रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी रही है। नहीं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टोटल रहा है, टोटल इग्नोर करता हूँ, कुछ नहीं किया। पहले भी बता आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ 70 साल से जब ये लोग नहीं कर पा रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी 5 साल से कौंसल में रहा है, 5 साल मौका मिला है। मैं तो एक नया चेहरा हूँ, अब मुझे मौका मिलेंगे। बाकी लोगों को जानकारी है और आने वाले वक्त में लोग भी जवाब देंगे। कहूँगा कि आप लोग हुकूमत में रहें, 25 साल से आप लोग रहे हैं, 25 सालों में आप कितना कब तक मैंडेट मांगते रहेंगे लोगों से? अब कितना आपको मौका चाहिए काम करने के लिए? यूथ होंगे जो डीयू में पढ़ते हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने प्रैक्टिकल चीज़ों में कितना काम किया, कितना आगे गए। हालांकि हम सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनका गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी सिंगल हैंडेडली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल की है। कि का गुलाम सईदीन कांग्रेस से है, का मिर्ज़ा बीजेपी से, का मुजफ्फर इन सब से कहना चाहूँगा कि आप अपने का मुजफ्फर इंडिपेंडेंट ही रहे, का बीजेपी में ही रहे और कांग्रेस में ही रहे, लेकिन विजन हमारा देखे कि हम किस प्रैक्टिकल चीज़ को लेके हम कैसे काम करते हैं, हमारा विजन लेके काम करें। मैनिफेस्टो आप अपना रखें। मेरा टॉप प्रायोरिटीज़ हेल्थ और एजुकेशन रहेगा, मेरा यही विजन रहेगा सर। नई सोच तो मेरा यही है जो ट्रांसपेरेंसी वाला है। बाकी हेल्थ और एजुकेशन पे मेरे को बहुत ध्यान देना। हेल्थ एजुकेशन में मैं सबसे पहले भी बता चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ताकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालना ना पड़े। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों हमारे पास है, और अगर उसको सिस्टम के हिसाब से अगर इस्तेमाल करें, आप अपने हिसाब से लोकल लेवल पे इंडस्ट्रीज लगाए, उसके बाद उसको स्टेट लेवल पे पहुंचाए, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी आप उसको बढ़ा के। ब्रेक के बाद आपसे भी एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। लगातार मुख्तलिफ कैंडिडेट से हम बातचीत कर रहे हैं, मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने इलाके के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। अलग अलग विचार है, अलग अलग विजन है। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, एलॉबरेटली आप बता सकते हैं छुशोत के लिए मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए था, अभी तक फोकस नहीं हुआ है, क्या चीज़ें कैसे करना चाहिए? देखो सर, मेन फोकस जो है आज के डेट में पब्लिक का डिमांड है, लैंड कमांड एरिया जो है लैंड का मसला है, वो 2012 में दिया हुआ है, अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। मैं ये कौन सा वो है जो 2012 में लैंड का वो दिया हुआ है, अभी तक अलॉटमेंट हमको नहीं मिला। आज के डेट में पब्लिक का मेन डिमांड जो है वो लैंड हाउस का है, कमांड एरिया लैंड का है। उसको आप कैसे फुल करना चाहेंगे? उसका देखो आज तक मैंने अभी सुनने में जो है हमारा नंबरदार हो जो भी हो, उसका चाहे रेन्यू डिपार्टमेंट से हो, डीसी ने सब कुछ करके फाइनल दिया हुआ है। कौंसल में सब कुछ रेडी होके उधर टेबल पे पहुंचा हुआ है, मगर आज तक हमारा जो भी यहाँ से नॉमिनेट किया हुआ है उन्होंने अभी तक उसका वो मतलब बात नहीं छेड़ा है। एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह सकते हैं क्या आप? हाँ, मैं यही कोशिश करूँगा। मेन मुद्दा जो है आज के डेट में पब्लिक का मेन मुद्दा है वही है, लैंड का जो है वो मेन मुद्दा वही है। सर मेन मुद्दा क्या है, मेन इशू क्या है जिसके ऊपर अभी तक फोकस नहीं हुआ, अनफोकस्ड है, और किस तरह से आप उस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अभी जो जैसे पहले बोला कामदी साहब ने कि लैंड का एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है, और आप ले के अगर रेडियस में देखते हो, सिटी के रेडियस में ये एक एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ पे खाली है। और मैं बोलता हूँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ पे ये रूलिंग पार्टीज़ है, ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका होता है, ये इनिशिएटिव कहाँ से शुरू होता है? आज तक जितना भी इनिशिएटिव लिया है ये पब्लिक लेवल पे लिया है। क्लियरिटी आपका तभी आता है जब आपके गवर्नमेंट में एक ऐसा इनिशिएटिव हो कि आपने शुरू किया है। मैं सवाल करता हूँ कि आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है कौंसिल के पास कि हमने ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू किया है? इसमें पिछले 30 सालों से इसमें करोड़ों का पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है, कहीं रिपेयर हो रहा है, कहीं, लेकिन एक कतरा पानी नहीं आया। लोगों को बोला जा रहा है कि आप इरिगेशन करो, लेकिन मैं सवाल करता हूँ यहाँ पे अगर अलॉटमेंट होगा तो किस बेसिस पे होता है?
क्या यहाँ पे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से क्या ये नोतोड़ इंतकाल की तरफ जा रहा है या ये सिर्फ अलॉटमेंट के ऊपर जा रहा है? तो लोगों को इसमें बिल्कुल साफ तौर पे गुमराह किया जा रहा है। 12 साल से एक स्लिप लेके लोग बोल रहे हैं मेरे पास ये प्लॉट है, ये प्लॉट है। आप हकीकी ग्राउंड रियलिटी इस लोगों से पूछे कि आपका रिकॉर्ड क्या रेवेन्यू में आपका कोई एक कागज़ भी आपका रजिस्टर हुआ है आज तक? अगर 12 साल में अगर ये विज़न क्लियर नहीं होता है तो मुझे शक है कि इनमें या तो इनका इरादे इनका ठीक नहीं है, या तो ये पब्लिक के साथ ये जुड़ना नहीं चाहते हैं, या ये तो कन्फ्यूजन में है कि इन्होंने लैंड के साथ करना क्या है ले में। कैसे कर सकते हैं और कैसे किया जा सकता है? मेन सबसे इसमें जो प्रोसेस होता है इसमें रेवेन्यू का, जितने भी यहाँ पे जो मतलब खालसा सरकार जो ज़मीन होता है उसमें शुरुआत होता है लोगों को फॉर्मली एक ऑर्डर के थ्रू अलॉटमेंट करने का। तो अलॉटमेंट के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्योंकि जितना भी ये कमांड एरिया है इसमें एक ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है। मेरा सवाल है क्या उस हिसाब से यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? जी, इस इशू पे क्या कहना चाहेंगे मिर्ज़ा साहब? रूलिंग पार्टी पे लगातार सवाल। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो कमान एरिया लैंड के बारे में काफ़ी लंबे समय से ये डिस्कस चल रहा है, हमें मालूम है, क्योंकि इसमें जो है ना अलग अलग मतलब अपने कुछ डिस्प्यूट की वजह से कुछ डिस्प्यूट है इसमें कहीं जगह पे। मुझे पूरे क्लियर कट कहना चाहूँगा, शिशोद गोंगमा में कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो साथ में गोंगमा से लेकर योकमा में भी इतना नहीं है। अगर ये शम्मा की बात करेंगे तो इसमें काफ़ी डिस्प्यूट है, तो इनको सब पहले इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अपना एक पब्लिक पूरा मिल के एक प्लेटफॉर्म पे आके, नंबरदार हो, सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, ग्रासरूट लेवल से सब एक प्लेटफॉर्म पे आके इनको ठीक करने का ज़रूरत है। उसके बाद अपने आप जो है ना गवर्नमेंट इसको सेटलमेंट करेंगे। हम पहुंचा है कौंसल में भी, हम पहुंचा, इससे पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, हमारे कौंसल में भी हम गया है। इसका प्रोसेस चल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सब आप लोगों ने कोशिश किया है पिछले 5 साल में? हाँ जी बिल्कुल, मतलब इसका चल रहा है, प्रोसीजर गया भी है। मतलब ये पब्लिक की कुछ डिस्प्यूट की वजह से ये सब पेंडिंग रहा है। कौन सा बड़ा मुद्दा है आपके सामने शिशोद के लिए? शिशोद के लिए मेरा मुद्दा यही है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी हमारा डेवलपमेंट के साइड से हम आगे लेने जाना चाहते हैं तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके नीचे से ग्रासरूट लेवल से एक नीचे से एक बेस पे अगर कुछ बन जाए तो सब कुछ कोई कमी पेशी नहीं रहेगा। कौन सा फील्ड है मैन जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? अगर लोगों को आपको मैंडेट देते हैं प्रायोरिटी पे, सबसे पहले टॉप पे कौन सा फील्ड है? टॉप में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारा आउटडोर कुछ स्टेडियम वगैरह और इंडोर स्टेडियम की भी कुछ ज़रूरत ही है। बाकी जो ना और भी बाकी छोटा मोटा काम जो अभी हम मैनिफेस्टो में नहीं है, ऐसा तो चलते कर पाएगा, क्योंकि अभी तक 5 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप है उसको एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाया है। आने वाले वक्त में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल 100% मैं श्योरिटी देता हूं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में आके मैं बहुमत के साथ जीतेंगे और जीतने के बाद मुझे सेंटर से जब रोलिंग होने के नाते मिनिस्टर हमारे पास है, एमपी साहब हमारे पास है, तो 100% ये पब्लिक को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इस काम को करके दिखा सकता हूं। क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में ऑलराउंड डेवलप क्यों नहीं कर पाए? पहले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो काफ़ी मतलब काम ठीक से नहीं हो पाया। तो उसके बाद बीजेपी पार्टी 5 ही साल हुआ है। अब इंशाल्लाह मैं भी एक नया चेहरा हूं, मैं भी एक यूथ हूं, लोग मुझे मौका दे, चांस दे, आने वाले दिनों में मैं रात दिन एक करके इनको काम करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, कौन सा बड़ा मुद्दा है आपके सामने? अभी तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी सवाल है, क्योंकि 5 साल से पहले कांग्रेस पार्टी था, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हाँ, 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी था, तो ये कमांड एरिया का जो अभी यहाँ पे इश्यूज हुआ है, इसी कांग्रेस पार्टी ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करके शिशोद गोंगमा और योगमा को हैंड ओवर किया है। तो ये 94 एक्ट का जो पूरा ले डिस्ट्रिक्ट का ले करगिल दोनों का जो कमांड एरिया है उस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त यहाँ के कौंसल था, यहाँ के सीसी साहब खुद मौजूद था, यहाँ का तहसीलदार था, यहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने ही इसको प्लाट बनाया है और लोगों को हैंड ओवर किया है। तो इसको अलॉटमेंट का जो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ, लोगों को अलॉटमेंट 100% करना है और मिलना भी चाहिए, लोगों का हक है। तो इससे पहले हमने इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लेकिन अलॉटमेंट अब भारतीय पार्टी का हुकूमत आया था 4 साल से, मतलब 2015 से ये लोग कामयाब नहीं रहा इसमें अलॉटमेंट करने का। तो हम जो बाकी शिशोद से आगे जो स्तकना है, उस मरसेला है, वहाँ अलॉटमेंट हो चुका है। बड़ा मुद्दा कौन सा है आपके सामने? उसी पैटर्न पर
उसी रूल्स पर जो रीनू रिकॉर्ड में जो वहाँ पे किया है वही अलॉटमेंट हम यहाँ भी करना चाहते हैं। इसमें रूल्स है, गवर्नमेंट के हिसाब से कोई गलत नहीं है। तो सबसे हाँ बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ मैं यही चाहूँगा कि यहाँ की जो लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है अलॉटमेंट करना, वो भी हम करेंगे। यहाँ का सब डिवीजन जो बनाना है यहाँ का, जिससे अगर सब डिवीजन यहाँ आएगा तभी तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। अभी ब्लॉक है, ब्लॉक में भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो बिल्कुल ब्लॉक में भी अभी सारा डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा है, इसलिए सारे डिपार्टमेंट को लाना है और उसको फंक्शनल करना है, तो तभी तो डेवलपमेंट होगा। स्पोर्ट्स के लिहाज से जो भी कमियां रहा है उसी को करना है, एजुकेशन के लिहाज से जो है वो करना है। जो क्यों रहा है सर, क्यों रहा है एजुकेशन के लिहाज से, सपोर्ट के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से कमी पेशियाँ क्यों रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लेह के अंदर काफ़ी टाइम के लिए रही है। बिल्कुल, हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स जो मतलब ये ग्राउंड है बनाए हैं, जो हिस्टोरिकल ग्राउंड है यहाँ पोलो का, वो भी बनाए, आइस हॉकी रिंग भी बनाए है, स्कूल में बहुत सारे और ग्राउंड बनाए हैं। स्पोर्ट्स को लेकर हमने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था, तो स्कूल में भी डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन नहीं उसको उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट है वो चला गया, उसके बाद हम लोग सत्ते में नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हम कर नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उस टाइम। हाँ बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाया है, उसको आगे अभी पूरा करना है। वो दूसरा जो गवर्नमेंट है वो फेलियर हुआ है, फिर हम चाहते हैं कि फिर हमें मौका मिले तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। कितने टाइम के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं सर यहाँ से? तकरीबन 10 साल के लिए जो हमारा आबिदी साहिब है वो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव था। मैं तो ऐसे नॉमिनेटेड काउंसलर था, उस हिसाब से हमने भी बहुत यहाँ पे और पूरा इंटर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट काफ़ी किया है। तो अभी जो हेल्थ के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना इम्पोर्टेंस शिशोद इसलिए है कि लेह के जो SNM हॉस्पिटल उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ की टूरिज़म और बाकी पॉपुलेशन हाई होने की वजह से लोड होता है। तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिशोद में कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन वहाँ पे रुक जाएगा और पे लोड नहीं होगा। तो इस तरह का जो बाकी जो यहाँ है, मैं कहता हूँ बहुत पोटेंशियल है शिशोद में, जिसका बेरी को लेकर है, फ्रूट सब्जी को लेकर है, मिल्क को लेकर है, तो इसका एक मार्केट भी नहीं है। तो अभी तक आपका भी कहने का मतलब है जितने भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ से गया है उन्होंने शिशोद को डेवलप नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट किया है लेकिन पूरा डेवलपमेंट स्पेस पे डेवलप नहीं किया है जिस स्पेस पे करना चाहिए। वो हम भी करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा, या तो कांग्रेस की भी रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी रही है। नहीं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि हमने ब्लॉक और नायबत तक किया है, हमने सारा फैसिलिटी यहाँ करके दिया। भारतीय जनता पार्टी का टोटल रहा है, टोटल इग्नोर करता हूँ, कुछ नहीं किया है, कोई दिखाने की चीज़ नहीं है। फेल रहा है सर भारतीय जनता पार्टी। यही चीज़ मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ 70 साल से जब ये लोग नहीं कर पा रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी 5 साल से कौंसल में रहा है, 5 साल मौका मिला है। मैं तो एक नया चेहरा हूँ, अब मुझे मौका मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये लोगों को ये धन्यवाद ये देना चाहता हूँ मेरे पक्ष में वोट डाल के। बहुत सारी चीज़ें 5 साल में कर सकता था शायद, आपको लगता है? 5 साल में किया है, जितना हो सकता है उसी के लेवल से किया है पूरा। वो ये पब्लिक को पता है, लोगों को भी पता है। अब एक एक करके सोशल मीडिया थ्रू हम नहीं बता सकते हैं, बाकी लोगों को जानकारी है और आने वाले वक्त में लोग भी जवाब देंगे। चलिए आप रिएक्ट करना चाहेंगे? मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप लोग हुकूमत में रहे हैं, 25 साल से आप लोग रहे हैं, 25 सालों में आप कब तक मैंडेट मांगते रहेंगे लोगों से? अब कितना आपको मौका चाहिए काम करने के लिए? क्या 25 साल कम था? 25 साल में तो एक बच्चा पैदा होकर वो जवान होकर ख़ुद मुख्तार हो जाता है। अगर आप ये काम आप 25 साल में नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे नियाबत का यहाँ पे नायब तहसीलदार आपके पंचायत घर में ऑफिस चला रहा है, फिर आप कहते हैं आप हुकूमत में रहे यहाँ पे। अगर आप लोगों ने हुकूमत में बैठकर अगर एक ऑफिस क्रिएशन अगर नहीं कर पाते हैं, ब्लॉक लेवल पे आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते, फिर आप किस लेवल पे पब्लिक में जाके आप लोग मैंडेट मांगेंगे? जब रूलिंग पार्टी नहीं कर सकता तो इंडिपेंडेंट कैसे कर सकता है? इंडिपेंडेंट मेरा ये मुद्दा है कि लोगों को इंस्पिरेशन को लेके अगर चलें तो गवर्नमेंट भी झुक सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनती है लोगों की राय शुमारी से बनती है। अगर लोगों का इंस्पिरेशन लेके जाएं, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मैं ये मुद्दा भी रखूंगा, इस मुद्दे को लेके मैं आगे लड़ता रहूंगा कि जिस लेवल का यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे शिशोद के आवाम को मरहूम किया गया है अपने हकूक़ से। और एक बड़ा इशू यहाँ पे कहते हैं हम रूलिंग पार्टी है, हम हुकूमत में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे ये क्लियरिफाई करें कि 6 शेड्यूल पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? सबसे पहले अपना विज़न क्लियर करें, उसके ऊपर आप लोगों ने इसके ऊपर क्या काम किया। आज सिर्फ आप 6 शेड्यूल को, मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूँगा, क्या आप 6 शेड्यूल को लेके इलेक्शन में उतरे हैं
या कुछ और लेके उतरे हैं। और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 6 शेड्यूल पे क्या इकदाम लिया। पहले तो मैं कहता हूँ पार्टी का अपना विजन, जनरल इश्यूज पे वो विजन पे जानना चाहूँगा सर। 6 शेड्यूल को लेके मैदान में उतरे हैं, रिएक्ट कर। बिल्कुल आपको पूरा पता है 6 शेड्यूल सिर्फ कांग्रेस ने ही इशू किया है। इससे पहले यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो मिला उसको कोई सेफ गार्ड नहीं था, न लेजिस्लेचर था। तो कांग्रेस वालों ने ही इस इशू को लिया और लद्दाखियों को समझाया कि लद्दाख के हर चीज़ खतरे में है। यहाँ के लैंड खतरे में, कल्चर खतरे में, एजुकेशन बच्चों के खतरे, एम्प्लॉयमेंट खतरे में, कोई सेफ गार्ड नहीं है। तो 6 शेड्यूल के मुद्दे को लेकर आज हम उठा है। तो इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। 6 शेड्यूल लोगों का ज़रूरत है, लोगों की नीड है, बेस से हमारी मतलब इशू नहीं है। तो कुछ पार्टियां, कुछ इंडिपेंडेंट इसको इशू बनाता होगा वो आज के इलेक्शन के लिए। चलिए तो 1 मिनट में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नया बात है, नया बात बना है, नायब तहसीलदार बैठा है, तो फंक्शन है ना, ऑफिस है, तो साहब को जाके वहाँ देखना चाहिए कि नायब तहसीलदार है। अब हम कहता है हम इसको सब डिवीज़न बनाना चाहते हैं, तो जो है वो तो हकीकत में कहने की ताकत भी होना चाहिए कि ये है। बीजेपी का क्या स्टैंड है? 6 शेड्यूल के बारे में सभी को मालूम है। इससे पहले जो ना हमारा एपेक्स बॉडी जो बना था, तो उस वक्त जो ना हमारा भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का समतन वहाँ जाके इंडिविजुअल खुद ने वहाँ पर सिग्नेचर करके, और इसमें बड़े बड़े लीडर्स, रिलीजियस पार्टी, हर एक कोई मीटिंग करके वहाँ जो ना हमारा दिल्ली में बुलाया अमित शाह जी ने। तो वहाँ से ये इंश्योरेंस दिया कि ये इलेक्शन के बाद अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ इलेक्शन का तो होने के बाद, इलेक्शन के बाद बातचीत शुरू किया जाएगा। आप खुद का क्या स्टैंड है 6 शेड्यूल को लेके? 6 शेड्यूल को लेके, 6 शेड्यूल के साथ हम भी है। हमने कभी ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी में बैठ के हमने 6 शेड्यूल को हमने वो नहीं किया। हम भी 6 शेड्यूल के साथ है। 6 शेड्यूल होना चाहिए, लोगों की ये डिमांड है। चलिए फिर से लोकल इशू पे आते हैं। सर 1 मिनट आपके पास आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस वक्त शिशोद के लिए बड़े मेन प्रायोरिटी वाले चीज़ें कौन सी है जो आपके नज़र में हैं, और आपकी पार्टी कैसे उसको फुल करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी नया है लद्दाख के अंदर? जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कोई बड़ा वादा लेके नहीं आया हूँ जो मैं कल को कर ना पाऊँ। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन रहेगा। जैसे कि आपने पहले कहा यूथ का सपोर्ट हमारे साथ है। यूथ का सपोर्ट क्यों है, हम वो चीज़ देखें। हमारे शिशोद के ही यूथ होंगे जो DU में पढ़ते हैं, JNU में पढ़ते हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने प्रैक्टिकल चीज़ों में कितना काम किया, कितना आगे गए। हालांकि हम सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनका गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी सिंगल हैंडेडली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल की है, बहुमत हासिल की है। तो हम सोच सकते हैं कि यूथ का इसीलिए हमारे साथ, हमारा सिंपैथी यूथ का इसीलिए है कि यूथ प्रैक्टिकल चीज़ों पे सोचते हैं। जैसे कि हमारा मुद्दा शिशोद के लिए एजुकेशन है, ना कि ये बात ज़रूरी है कि हम बात करते हैं कॉलेजेस की, सब सेंटर्स की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके आने से पहले हमारे कोई कमी नहीं है। हाई स्कूल भी है शिशोद में, हायर सेकेंडरी भी है, लेकिन उन एग्जिस्टिंग चीज़ों को हमने आज तक बेहतर क्यों नहीं किया। हम उन चीज़ों पे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक को ही डेवलप करेंगे सब डिवीज़न से पहले। जी बिल्कुल, ब्लॉक को ही डेवलप करेंगे सब डिवीज़न से पहले। जैसे कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है हमारे शिशोद में, सब हेल्थ सेंटर होने से पहले ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमें वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए। एक शिशोद योगमा का बंदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाता है अपने इलाज के लिए, तो वहाँ कहाँ जाता है कि ये शिशोद शम्मा का हॉस्पिटल है। ऐसा चीज़, ये बहुत शर्मनाक बात है। और रही बात टूरिज़्म की, मैं कहता हूँ कि शिशोद से हम हिमिस के लिए जाते हैं, शिशोद से स्तोक के लिए जाते हैं, शिशोद से माठो के लिए जाते हैं, लेकिन टूरिज़्म के मैप में ही शिशोद आज तक क्यों नहीं है। हालांकि हमारे सामने हिस्टोरिकल इमाम बारगाह है जो 1932 का बना हुआ है। इन चीज़ों को हम ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं। हम इंडस रिवर के बेल्ट में बैठे हैं, होम स्टेज और गेस्ट हाउस के लिए शिशोद से बेहतरीन जगह कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी कैसे कर सकते हैं? हम बिल्कुल, जैसे हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करेंगे, हमारा एजुकेशन को लेके ब्लूप्रिंट भी तैयार है कि हम शिशोद में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, एग्जिस्टिंग चीज़ों को, गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम चेंज करना चाहेंगे, उनमें तब्दीली लाना चाहेंगे। हम उसी चीज़ को यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहेंगे। और मैं बाकी कैंडिडेट से भी यही कहना चाहूँगा कि का गुलाम सईदीन कांग्रेस से है, का मिर्ज़ा BJP से, का मुजफ्फर इन सब से कहना चाहूँगा कि आप अपने का मुजफ्फर इंडिपेंडेंट ही रहे, का BJP में ही रहे और कांग्रेस में ही रहे, लेकिन विजन हमारा देखे
कि हम किस प्रैक्टिकल चीज़ को लेके हम कैसे काम करते हैं, हमारा विजन लेके काम करें। मैनिफेस्टो आप अपना रखें, लेकिन हमारा विजन लेके काम करें। हम शुशोत की डेवलपमेंट के लिए अगर हमें इनके हाथों में हाथ थाम के हम इनको गाइड करना, ये अगर ये पसंद करेंगे तो हम इनको गाइड करके चलेंगे कि किस प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम बात करते हैं और कैसे करते हैं। बड़े बड़े आप बात नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ है उसी को डेवलप करना चाहेंगे। जनरल इश्यूज पे जल्दी से आपका कमेंट 6 शेड्यूल पे। 6 शेड्यूल आम आदमी पार्टी का यहाँ पे आना ही, हमारा लद्दाख में आम आदमी पार्टी को लाना ही बेसिक चीज़ ही, हमारा टॉप प्रायोरिटी, जैसे कि स्टार मैनिफेस्टो ही हमारा 6 शेड्यूल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ने ये किया था, सिर्फ कांग्रेस का नहीं है ये। लद्दाख की सेफगार्ड के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लैंड प्रोटेक्शन के लिए हमारा सबसे स्टार मैनिफेस्टो 6 शेड्यूल ही है। चलिए, तो सर आप रिएक्ट करना चाह रहे थे? जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं। इन्होंने जब कमांड एरिया की बात की, इन्होंने पूरा पढ़ा नहीं। कमांड एरिया डेवलपमेंट की बात थी। कमांड एरिया डेवलपमेंट अपने आप में एक तफसील सी एक बात, जाहिर सी बात है। कमांड एरिया तो बन गया, अब डिवाइड भी कहते हैं इनके हिसाब से हो गया, लेकिन लीगली नहीं हुआ है थ्रू आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेकिन कमांड एरिया को डेवलप करने के लिए आपके पास कुछ इरिगेशन सिस्टम होनी चाहिए, जो बनी पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई पानी नहीं है। अब बात आती है कि उसको डेवलप करने के, और जो पानी आया तब जाके पेड़ लगेंगे, फल फूल के पेड़ और बाकी जो हरियाली होगी वो तब होगी। ये कितने सालों से चल रहा है इसका भी अंदाज़ा नहीं है। तो कोई भी मुझे अजीब सा लगता है कि अभी भी जो है वो जो आपका कमांड एरिया का जो खूल है वो बिल्कुल ड्राई है। अब कहते हैं कहीं मर्सेलांग में है, कहीं वहाँ 1-2 किलोमीटर में आया होगा। ये यूगूफ है तो बहुत एक लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सालों से चल रहा है, उसका बेनिफिट जो है वो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो आप कमांड एरिया को डेवलप करने की बात आती ही नहीं है, अभी तो डेवलप ही नहीं हुआ है। जी। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे शुशोत को कैसे डेवलप किया जा सकता है, और मेन जो आपके दिमाग में टॉप प्रायोरिटी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर काम करना है? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था मेरा टॉप प्रायोरिटीज़ हेल्थ और एजुकेशन रहेगा। उसके साथ ऑन पब्लिक डिमांड हमारे शुशोत के लिए एक बैंक बहुत ज़रूरी था, जो कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल पहले हमें वादा किया था कि शुशोत के लिए एक बैंक ला के देंगे। तो साथ ही साथ में हमें तहसील भी चाहिए था, उन्होंने हमारा डिमांड सुना था उस टाइम पे, लेकिन आज तक नाकाम रहे। फिर भाजपा की तरफ से बोलते हैं हमने बहुत कुछ किया, उनके लेवल पे उन्होंने किया होगा, बहुत मुबारक उनको। लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 में हमें शुशोत वालों को जितना तकलीफ़ सहना पड़ा, ऐसा पूरे ले डिस्ट्रिक्ट में किसी के साथ नहीं हुआ। तो आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो ये सारे मुद्दे हैं उसको कैसे आप कर सकते हैं और कैसे आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे, अगर आपको मैंडेट मिले? बिल्कुल, मैं लोगों के साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ, खुला बुक की तरह, एक ओपन बुक की तरह रखना चाहूँगा, ताकि लोगों से भी पूछ के कि इस ऐसा एक अगर कोई फंड्स आता है अगर कौंसिल से, तो लोगों से पूछ के यही करना चाहूँगा। हमारे नंबरदार होते हैं 5 सरपंच, उनसे पूछ के कि ऐसा कुछ आ रहा है कि कहाँ पे यूज़ करना चाहिए हमें। आप खुद का विजन क्या रहेगा? मेरा यही विजन रहेगा सर, नई सोच तो मेरा यही है जो ट्रांसपेरेंसी वाला है। बाकी हेल्थ और एजुकेशन पे मेरे को बहुत ध्यान देना। हेल्थ और चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टॉप प्रायोरिटी है जिसके ऊपर शुशोत जो है अनफोकस्ड है? एजुकेशन में मैं सबसे पहले भी बता चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ताकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालना ना पड़े। आने वाले वक्त में हम सबको मालूम है अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होगा, तो प्राइवेट स्कूलों में महंगा पता है आप लोगों को कि कितना फीस वहाँ पे है। दूसरा मेरा कैसे कर सकते हैं स्कूलों में, जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको मालूम है, उसको हम अगर डेवलप करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए उसको 2-3 स्कूलों को, वो उतना काफ़ी है। चलिए, तो ये आपका एजुकेशन मेन प्रायोरिटी है जिसके ऊपर आप आने वाले वक्त में काम करना चाहते हैं, और कैसे करना चाहते हैं वो आप अच्छे तरह से जानते हैं। चलिए सर, आपका क्या मेन प्रायोरिटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर शुशोत में अभी तक जो फोकस करना चाहिए था उसके ऊपर फोकस नहीं हुआ है? मैं इस मामले में यही कहूँगा कि यहाँ पर का जो मुद्दा जो है, जो जिसको प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए, हेल्थ को मैं पहले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने 10 साल कम से कम अवेयरनेस में लगाया था। क्योंकि यहाँ का जो बेल्ट है उसमें जो सिलिका पार्टिकल्स है वो हार्मफुल है, और बहुत सारे लोगों को पता भी है इसका कि हमारे यहाँ पे जो मोर्टलिटीज़ होती है वो उसकी वजह से हुआ है, रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से। तो उसकी अवेयरनेस
और उसके बारे में काम करने का मेरा प्रायोरिटी है, क्योंकि सबसे पहले मेरा हेल्थ अगर ठीक हो, मेरे लोगों का अगर हेल्थ ठीक हो, तब जाके मैं एजुकेशन पे जाऊंगा। और एजुकेशन के लिए मैंने पहले भी कहा है कि ये जो एरिया है, लद्दाख का पहला हाई स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका मतलब अभी एक हायर सेकेंडरी होना कोई कमाल की बात नहीं है, और वो भी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना कंपाउंड वालिंग, बिना चेयर्स, बिना कुछ भी वहाँ पे आप मान लीजिए ना के बराबर है वहाँ पे, आप देख लीजिए। तो ये चीज़ें जो है प्रायोरिटी पे हो गए। और स्पेशली यहाँ पे जो यूथ्स है, जो हमारा बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेस है, और उन ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करके यहाँ पे हर एक नेचुरल रिसोर्सेज से उनको फ़ायदा पहुँचा है। तरह तरह के इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ सकती है, और उससे अपने जो बेरोज़गारी है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। किसी के पास गिड़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास है। और इतनी सी बात है कि उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं सर, जैसे ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अभी तक यूज़ क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों हमारे पास है, और अगर उसको सिस्टम के हिसाब से अगर इस्तेमाल करें, आप अपने हिसाब से लोकल लेवल पे इंडस्ट्रीज़ लगाए, उसके बाद उसको स्टेट लेवल पे पहुंचाए, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी आप उसको बढ़ा के ले सकते हैं। और उसमें कोई लिमिट नहीं होता है। जब कहीं पे किसी की मेहनत होती है तो लोग अपने आप कमाना शुरू कर देता है। तो लोगों में हम ये जागृति लाएँ कि कम से कम हम जो है अपने रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके सबको डेवलप करेंगे इसी साथ में। चलिए, ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स की कमी नहीं है। आखिरी टेक सभी से लेना चाहूँगा, इससे पहले अगर आप सभी से में से कोई भी कैंडिडेट कुछ रिएक्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। जी, आपने अभी यही कहा कि ये नेचुरल रिसोर्स की बात है, तो यहाँ पर पहले से ही इस पर कम हो चुका है। ये हम नहीं कह सकते कि आज कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के लोग ज़िंदा है, यहाँ के लोग बिजनेस कर रहा है, यहाँ के लोग एजुकेशन ले रहा है। यहाँ के छुशोत के बच्चे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में सेंटर में काम कर रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में पहला लड़की है जो छुशोत से निकला है, IAS टॉपर है। आपको पता है यहाँ एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल आम आदमी पार्टी का अभी कह रहा था हमसे गाइड ले लो, हम लोग अभी तक मरा हुआ नहीं था। यहाँ पर बिल्डिंग बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर टीचर्स है, गवर्नमेंट है। स्टूडेंट्स क्यों नहीं है सर? स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा यही चीज़ है, मैं कहना चाहूँगा। अगर ले पूरा इंटर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में देखिएगा वो सिर्फ छुशोत है। मैं प्रूफ करके आपको देखेगा, आप चलिए स्कूल। तो यहाँ लोकल स्टूडेंट का काफ़ी तादाद है। यहाँ पर 2-3 प्राइवेट, यहाँ पर सेंट पीटर है, यहाँ पर इमामिया मिशन स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम है। तो दूसरा गवर्नमेंट का भी है, बिल्कुल गवर्नमेंट का यहाँ जगह जगह पे। आपका कहने का मतलब है छुशोत में गवर्नमेंट स्कूल डेवलप है और काम करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, काम करने की मैं कहता हूँ हर वक्त के साथ एक नई फैसिलिटीज़ ज़रूरत होता है। काम करने की ज़रूरत बेशक बहुत है। उस वक्त जो फैसिलिटीज़ ज़रूरत नहीं था, जो फैसिलिटी इस वक्त ज़रूरत है। नहीं, अभी इस वक्त के हिसाब से ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ज़रूरत है। तो बुनियाद हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, आपको सारा फैसिलिटीज़ है। उस लेवल से अभी तक बेसिक फैसिलिटीज़ है। उससे भी अभी नए जो हायर सेकेंडरी बनकर कुछ साल हुआ है, तो यहाँ भी सारा जो सारा वो अभी रेस हो रहा है सारा डिपार्टमेंट। आप एग्री करते हैं सर के बारे में? मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके बताएंगे कि जैसे का गुलाम सईदीन ने कहा, इन्होंने शायद गलत वे में लिया मेरा कहना कि मैं छुशोत के डेवलपमेंट की, छुशोत की एजुकेशन जर्नल एस्पेक्ट की बात कर रहा था कि मतलब अगर हमें छुशोत को तरक्की करना है, हमें साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। ये कम्युनल हार्मनी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें मतलब हमारा एक प्रैक्टिकल वे है, चलने का विज़न है। उस चीज़ को मैं नहीं कहता हूं कि हमारा पार्टी ज्वाइन करे, मैं ये कहता हूं कि हमारे तर्ज को जो चीज़ विज़न को ज्वाइन करे, विज़न के साथ चले। और रही बात छुशोत के इंफ्रास्ट्रक्चर होने से तालीम नहीं हासिल की जा सकती है, लेकिन हमारा एक NGO है, इससे पहले 2 साल यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में मैथ्स टीचर नहीं था। हमारे NGO की तरफ से किफ़ायत सर ने 2 साल वहाँ पे क्लास लिया है, फ्री क्लास। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट स्कूलों का यहाँ पे बदतरीन है। ये हमारे छुशोत के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। हम इसी प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके काम करना चाहेंगे। और सईदीन ने कहा कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कहा कि स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ सब अच्छे हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने सर्वे किया फैसिलिटीज़ उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण से हमारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स को वहाँ नहीं भेजते, यही फैसिलिटीज़ के कारण से। हमें
हायर सेकेंडरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए टीचर अवेलेबल नहीं थे। मैंने थोड़ा सर्वे किया था जी, जब मैंने सर्वे किया था कि स्पेसिफिक जैसे कि कोई फिजिक्स का टीचर चाहिए तो फिजिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं है, तो स्टूडेंट्स थे और टीचर्स क्वालिटी टीचर्स चाहिए और साथ ही साथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, और वही टीचर रहेगा तो बेहतर होगा स्टूडेंट्स के लिए। सर आप मैं इनका एक बात को रेट करना चाहता था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो सही बात जो हो रही है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। एक फैक्ट शीट ये है कि 8000 मेट्रिक टन अगर आपका सी बकथॉर्न यहाँ से बेरी का निकलता है तो वो हम मानते हैं, क्योंकि मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, 90% ऑफ द रिसोर्सेज, यानी जितने हमारे वहाँ पे बेरीज निकलते हैं उसमें से 90% जो है ऑन स्पॉट अभी वहीं पे रहता है। इसका मतलब का कहना है कि इसका मतलब ये है, अगर आप किसी को हेल्प करना चाहता हो, अगर किसी के अपलिफ्ट करना चाहते हो, और अगर आप सेल्फ को हेल्प करना चाहते हो, तो यही जो रिसोर्सेज है इनको क्यों नहीं आप लेते हो? और आप ये कहेंगे कि भाई सब कुछ हो गया, इतना सा जो कहने का मतलब रिसोर्सेज पे काम हुआ है, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स पे काम हुआ है, कमी कहाँ रही है वो जानना चाहूंगा मैं, लोगों को क्लियर कीजिए। मेरा कहने का ये मतलब है, जो कुछ अभी चल रहा है ना वो ना काफ़ी है, वो वही कमी है। मैं कहता हूँ इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाए। कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए? हर जगह पे जो है छोटे छोटे यूनिट्स लगाया जाए, उनकी अवेयरनेस किया जाए, मार्केटिंग देखा जाए, इसको नेशनल लेवल पे लिया जाए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा जो है पैसे दे के सारा रिसोर्सेज यहाँ से चले जाते हैं, वो मिलियंस रुपीज़ का है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। बेरी का मतलब है किलो के हिसाब से मिलता है और वहाँ पे ओंस के हिसाब से बिकता है। आपके कहने का मतलब सिस्टमेटिक वे से नेशनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा रिसोर्सेज हमारे लोगों को मिलना चाहिए था, उसमें से 5% उसका वैल्यू मिलता है, 95% ये जो है बाहर चले जाते हैं। चलिए आखिरी टेक सभी से लेते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका आखिरी टेक और पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? पब्लिक के लिए मैं ये मैसेज करता हूँ, सबसे पहले सब पब्लिक मुझे सपोर्ट करे, अगर मुझे सपोर्ट करे, अगर मुझे कामयाब बनाए तो मैं सबसे पहले उधर जाने से पहले मैं पब्लिक को डिमांड को हर जगह, हर गाँव मोहल्ले में जाके तब मैं वो करूँगा जो उनका डिमांड है उसको लेके जाएंगे। पहले मोहल्ले में जाएंगे, हर मोहल्ला में जाएंगे, फिर उधर जाएंगे। चलिए सर आप आखिरी टेक। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना हिस्सेदारी ले, और ख़ुसूसन मैं जवानों से अपील करता हूँ कि वो लार्ज नंबर में आके अपने वोटिंग राइट का यहाँ पे यूज़ करे और सेंसिबली यूज़ करे। और मेन चीज़ यहाँ पे अगर होनी चाहिए वो मैनिफेस्टो पे होनी चाहिए। आप कैंडिडेट्स के मैनिफेस्टो को टैली करें, उनको पढ़े, ये क्या विज़न लेके आ रहे हैं, ये सारा चीज़ सोच समझ के एक कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, एक विज़न आपका मिरर होता है, आपका इमेज होता है, आपका रिप्रेजेंटेशन होता है काउंसिल में, तो सोच समझ के अपने वोटिंग राइट का इख्तियार यूज़ में लाए, अमल लाएँ और एक मजबूत काउंसलर को आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। एक मजबूत काउंसलर को आगे बढ़ाया। मिर्ज़ा साहब क्या कहेंगे लोगों को? अब सर अभी मैं ये कहना चाहता हूँ 6 शेड्यूल के बारे में जो अभी डिस्कस हुआ था, इंडिपेंडेंट हमारा जो है नेशनल जो है आम आदमी की पार्टी हो, कांग्रेस का पार्टी हो, इनसे लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि 6 शेड्यूल एक मुद्दा, क्योंकि अगर 6 शेड्यूल लाएंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं ले सकता है, 6 शेड्यूल भारतीय जनता पार्टी ही लाएंगे, तो ये क्लियर बात है। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरे लोगों को कंट्रीब्यूशन रहा होगा, ये आने वाले लोग जवाब देंगे इंशाल्लाह। सभी मेरे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी में मुझे वोट दे और ईमानदारी से हमारे गाँव को, विलेज को अगर सच्चाई पे हकीकत में आगे बढ़ाना हो, आगे ले जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी और मेरे पक्ष में वोट दे, यही मैं दुआ करता। चलिए सईदीन साहब क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको आज का सिनेरियो पूरा पता है, 6th LHDC इलेक्शन, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट करें, क्यों हमारे एक डेमोक्रेसी सेटअप हो। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि पूरा ले डिस्ट्रिक्ट में 6 शेड्यूल मुद्दा कांग्रेस का है, कांग्रेस नहीं रखा और कांग्रेस ही इसको ला सकता है, क्योंकि इस पर कांग्रेस सीरियस है। तो और यहाँ के लोग, आपको मैंने मैनिफेस्टो भेजा है, सब कुछ भेजा है, क्या करना है, आज तक मेरा क्या तजुर्बा है, आगे उसी पर काम करना है, गली गली घर घर में जाके लोगों से राय लेकर हमें काम करना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाल के यहाँ की जो एक हवा है गवर्नमेंट कांग्रेस के बने का, जो झुशोद में है, अभी सब खामोश है, किसी भी कैंडिडेट ने नहीं कहा कि यहाँ एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो ला के आपको दिखाएगा यहाँ भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो पिछले साल उसी मुद्दे पर मैं हार गया था। तो इस बार उस मुद्दे को फिर मैं उठा रहा हूँ। लोग खामोश है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर आपका है, आपको ला के दिखाना है और मुझे जीत कर दिखाओ, इंशाल्लाह हमारा यहाँ भी झंडा चढ़ेगा।
क्या कहेंगे आप, कुछ कहना? ये एग्जीक्यूटिव काउंसलर की अभी जो बात किया, अगर कांग्रेस का इंडियन कांग्रेस का काउंसलर जो खड़ा हो गया तो क्या एग्जीक्यूटिव कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? लोगों को ऐसे बेवकूफ़ और गुमराह, अगर इंडिपेंडेंट कोई पार्टी अगर खड़ा हो गया, क्या उनको एग्जीक्यूटिव मिलेंगे? तो सोचने वाली बात है ये। लोगों भाजपा को कैसे मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी रोलिंग से जब आया है, जो सरकार जो ना भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, तो इसलिए जो ना एग्जीक्यूटिव काउंसलर भारतीय जनता पार्टी जीतेगा तो अगर मिलेंगे, नहीं तो कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होकर एग्जीक्यूटिव काउंसलर नहीं बनेगा। कांग्रेस जीते तो कांग्रेस को मिल सकता है, कांग्रेस को नहीं मिल सकता, कैसे मिलेंगे? ये सोचने वाली बात है, उनका सरकार ही नहीं बनेंगे। चलिए सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शिशोद ने 18 साल यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसलर दिया। लोगों से मैं लोगों से पूछूंगा कि एक प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पे लाया। एक डिग्री कॉलेज, वादा तो बहुत किया, डिग्री कॉलेज आएगा इधर, टेक्निकल कॉलेज आएगा इधर, एक चीज़, एक वादा नहीं कंप्लीट कर पाया, एक प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा पाया, एक सेंट्रल लेवल का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं ले पाया 18 सालों में। तो ये मैं सोचता हूँ सबसे पहले तो ये बदकिस्मती कि हम सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं कि हमें एग्जीक्यूटिव काउंसलर मिलना चाहिए। आप रियलिटी में आए, आप काउंसलर की तरह काम करें। एक काउंसलर को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर पूरा तवज्जो देकर काम करना होता है, ना कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर के लिए। चलिए आखिरी टेक सर, क्या कहेंगे लोगों के लिए, क्या पैगाम है आपकी तरफ से? मैं 6 शेड्यूल को लेकर बात करूंगा। जैसे रूलिंग पार्टी का कहना है कि उनका हाथ थामेंगे तो हमें 6 शेड्यूल मिलेगा, कांग्रेस का कहना है उनका हाथ थामेंगे। मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। तीनों पार्टियों का हाथ थामेंगे भी तो आम आदमी भी 6 शेड्यूल ला के नहीं दे सकता है। ये आवाम का वो है, एस्पिरेशन है। आज हम शिशोद को लेके, पहले शिशोद को एक होना है, फिर ले को, फिर ले करगिल, दोनों को एक होके हमें इस पे बात करना पड़ेगा, तब जाके हमें 6 शेड्यूल मिल सकता है, ना कि कोई पार्टी हमें 6 शेड्यूल दे सकता है। और एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा, कम्युनल हार्मनी पे। मैं जितने भी इलेक्शन में खड़े हुए 26 कैंडिडेट से ये अपील करूंगा कि नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स को हम लद्दाख में खेलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे वो बिक गए होते हैं कुछ पार्टीज़। तो लद्दाख में हम एक क्लीन पॉलिटिक्स खेले, एक अच्छा पॉलिटिक्स खेले, डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स खेले, एक साथ मिल के रहे। सबका यही मुद्दा है। जैसे कम मुजफ्फर ने बहुत अच्छी बात कही कि एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की क्या बात करते हैं, हम एक काउंसिलर के लेवल से सोचे, बन के दिखाए, उसको लेकर हम डेवलपमेंट ले। और कोशिश करेंगे कि यही आखिरी अपील यही रहेगी कि कांग्रेस ने भी यहाँ पे शिशोद में काउंसिल में बैठ के रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया है, बीजेपी ने भी करके दिखाया, और हमारा नेशनल पार्टी है और हमारा दिल्ली का प्रैक्टिकल बेस्ड मॉडल हम यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो अपील करते हैं कि हमें इस बार मौका दे। जी सर, आखिरी टेक आप। बिल्कुल, लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, जिसको भी लोग वोट दें, अल्टीमेटली पब्लिक ही चुनेंगे, तो एक ऐसे कैंडिडेट को चुने। 9 कैंडिडेट में से एक ही कैंडिडेट को कौंसल में जाना है, तो एक ऐसा कैंडिडेट को चुने जो पूरे शिशोद के लिए काम करे, जो आज तक 25 साल में नहीं हुआ है। तो यही लोगों से मैं अपील करूंगा, बढ़ चढ़ के इलेक्शन के टाइम पे आए, वोटिंग करे और एक अच्छे कैंडिडेट को चुने। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वोट दे या किसी और को वोट दे, बल्कि एक ऐसा कैंडिडेट को दे जो शिशोद की तरक्की के लिए सोचे आगे के लिए। चलिए सर, आखिरी मैसेज पब्लिक के लिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। का मिर्ज़ा का कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या करेंगे ना, अगर भाजपा ला सकता था तो 1 साल में क्यों नहीं लाया 6 शेड्यूल? एपेक्स बॉडी को मूवमेंट क्यों करना पड़ा? ये पार्टी नहीं कर सकता है, ये आवाम करेगा। चाहे इसमें से काउंसलर कोई भी जाए, इंडिपेंडेंट हो या भाजपा सरकार, कोई भी हो, आवाम कर सकता है। पब्लिक के लिए मैं यही मैसेज दे दूँगा कि जो जिसको भी दे दे, सोच समझ के अपने गांव की तरक्की के लिए। सर, आखिरी मैसेज। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूँ, सच्ची दिल पे जो उठा के जो बात कहने वाला, दिलों का जो बात कहते हैं, लोगों के दिलों तक जाते हैं। जो मुंह से कहता है वो कनों तक जाता है। इसलिए मैं सच्चा कहूँगा। ये एक बात सुनो, इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ मैं, लोगों को गुमराह मत करो इस तरीके से, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये सोचने वाली बात है ना, सीधा सिंपल सा बात है। इंडिपेंडेंट का एक खड़ा होके 6 शेड्यूल किस से लाएगा? आप ये बोलो ना, वो किस से मंगाएगा? पब्लिक चलो एक हो गया, चलो ठीक है, एकजुट हो गया। मांगने के लिए कोई हुकूमत के पास तो जाना पड़ेगा ना, वो कौन देगा? कौन देगा? सोचने वाला बात। लोगों को गुमराह मत बनाओ, सीधा सीधा बात बोलो। जो विजन है दिल से, अगर मैदान में जो उतरा है लोगों की खिदमत करने के लिए, जो खड़ा है दिल पे, तो दिल का बात कहो, वो ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लद्दाख में जितना भी अभी लोगों के एस्पिरेशन को अगर देखा जाए, पास में भी देखा जाए, चाहे एसटी हो
यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा हो, यहाँ पे कौंसल का मुद्दा हो, ये किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे लद्दाख की आवाम। ये आवाम का इंस्पिरेशन था और आवाम ने आगे बढ़कर लड़कर ये हक़ अपना लिया और आने वाले वक्त में आवाम लड़ के अपना हक़ लेगा। मैं ये कहना चाहूँगा। चलिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है सिक्स शेड्यूल के मुद्दे को लेकर। आखिरी टेक सर आपसे जल्दी। सिक्स शेड्यूल का मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ और सिक्स शेड्यूल से ही इस ट्राइब का, मैं कहूँगा एक ट्राइबल एक सेक्शन है तो इस ट्राइब का भला हो सकता है, क्योंकि ये चूँकि हम 371H में जो है इस तरह की बातें करते हैं तो हमें हर तरह से सिर्फ आप अपनी जॉब और ज़मीन का नहीं, आपकी अपनी आइडेंटिटी को भी सामने रख के एक मेजॉरिटी का एक राय होगा, तब जाके सिक्स शेड्यूल का जो है मुद्दा आगे बढ़ेगा। पब्लिक और हम बिल्कुल सिक्स शेड्यूल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लद्दाख की भलाई के लिए है। चलिए, पब्लिक के लिए मैसेज। पब्लिक के लिए मैं ये कहूँगा कि अब बहुत हो गया, इस एरिया में बहुत हो गया। अब ज़रा ये सोच के कम से कम चुने कि भाई आगे जाके कौन आपके हित में बात करेगा। सबसे पहली बात तो हमारी कौम की इज़्ज़त को आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी डिग्रेडेट हो गया, काफ़ी नीचे आ गया। अब हम इसको थोड़ा ऊपर उठा के सबका एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजें ताकि सबको लगे कि हाँ वाकई में ये लोग इस हिसाब के काबिल है, यानी इस हैसियत के लायक है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा। सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हमें एक ऐसा राइट दिया है जो आप एक अपने नुमाइंदे को चुन के वहाँ भेजें, तो उस राइट को कम से कम सोच समझ के इस बार जो है शिशोर से एक ऐसा आदमी जो है आगे भेजने के लिए सोचें। तो यही मेरा सबसे अपील है। और जाहिर सी बात है, मैक्सिमम डेमोक्रेटिक सेटअप को दिखाने के लिए वोटिंग राइट से तो आप वो दिखा दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस पैनल में ज्वाइन करने के लिए। शिशोर कॉन्स्टिट्यूंसी के 9 कैंडिडेट्स में से आज 8 कैंडिडेट्स हमारे इस पैनल में पार्टिसिपेंट थे, मौजूद थे। एक कैंडिडेट नहीं आ पाया। और अगर हम शिशोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, शिशोर कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस वक्त मैदान में हैं। शिशोर कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ कैंडिडेट से हमने बात की, उनकी सोच, उनकी विजन, उनकी ओपिनियन अपने इलाके को लेकर आने वाले वक्त में किस तरह की सोच है, कैसे शिशोर कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया जा सकता है, वो हमने आपके सामने रखा। और अब हम पब्लिक पे छोड़ते हैं। आने वाले वक्त में पब्लिक जवाब देगा और पब्लिक उसी को मैंडेट देगा जिसकी सिंपैथी इस किसी भी कैंडिडेट के साथ जुड़ता है। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। लगातार हम आप तक मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों की और ख़ासकर कैंडिडेट्स की विजन आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मोहम्मद साक, हुसैन और रिगजिन के साथ।